Today's topic is how is the sex of the baby determined। ठीक है, देखिए सेक्स का मतलब क्या होता है। सेक्स का मतलब होता है मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो इस टॉपिक में देखेंगे हम लोग कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब मेल होगा और कब फीमेल। अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी हो रहा है तो वो कौन मेल होगा और कौन फीमेल होगा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ वाली बात। तो देखिए, अगर हम फ्यूजन को देखते हैं थोड़ा सा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। जब मेल और फीमेल गैमिट का जो फ्यूजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमिट बनता है। क्या बनता है? गैमिट। ठीक है, तो गैमिट बनने के लिए क्या जरूरी है? मेल और फीमेल गैमिट, मेल एंड फीमेल गैमिट। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल गैमिट की हेल्प से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट क्या होता है? कंप्लीट सेल होता है जिसके अंदर, उस जाइगोट के अंदर मेल और फीमेल दोनों का न्यूक्लियस एक दूसरे में फ्यूज होता है। यानी कि अगर न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम्स। क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स। और वो क्रोमोजोम्स के अंदर होते हैं जीन्स, जो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल गैमिट कहां से? मेल गैमिट के रूप में क्या निकलता है? मेल गैमिट के रूप में क्या निकलता है? स्पर्म। ठीक है, मेल गैमिट के रूप में क्या निकलता है? स्पर्म। और फीमेल गैमिट के रूप में क्या निकलता है? ठीक है, ओवम बोल लो, ओवा बोल लो, या फिर एग्स बोलो। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। तो जब उसका न्यूक्लियस की अगर स्टडी करते हैं तो फीमेल गैमिट के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर उसका कैरेक्टर प्रेजेंट है। किसके कैरेक्टर? उस फीमेल का कैरेक्टर। ठीक है, और मेल गैमिट के न्यूक्लियस के अंदर कौन सा किसका कैरेक्टर प्रेजेंट है? मेल का कैरेक्टर। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर इनके कैरेक्टर होता है और वही न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे में। ठीक है, अगर मेल सेक्स सेल की बात करें या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सेल की बात करें तो होता है स्पर्म, और स्पर्म का न्यूक्लियस कहां पे जाके फ्यूज होता है? ओवम के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, कहां न्यूक्लियस? किसके न्यूक्लियस? ओवम के न्यूक्लियस के अंदर फ्यूज होता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसलिए जाइगोट के अंदर मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टर आसानी से आ जाता। ठीक है, देखिए, तो अगर हम सेल की बात करें, ठीक है, तो अगर हम सेल की बात करें तो अगर ये फीमेल का सेल है, ठीक है, और ये मेल का सेल, ठीक है, तो इसके अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? देखिए 22 पेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। ठीक है, और इसमें भी 22 पेयर आता है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। ठीक है, और एक पेयर, वन जो पेयर होता है वो 6 क्रोमोसोम्स होता है। कौन सा क्रोमोसोम्स होता है? 6 क्रोमोसोम्स होता है। अगर ये फीमेल है तो उसमें होता है एक्स और एक्स, और इसमें भी वन पेयर होता है, वन पेयर 6 क्रोमोसोम्स, एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स है, दिस क्रोमोसोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। जी, क्या क्या? 11 16 से आता है ना? नहीं नहीं, आप सुनो ध्यान से। ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो मेल में होता है वही फीमेल में होता है। इसलिए मेल का और फीमेल का स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो क्या रहता है? सेम रहता है। जैसे हमारे अगर मेल के जितने हाथ हैं, जिस तरह से मेल के हाथ है उसी तरह से फीमेल के भी हाथ है। जिस तरह से मेल के पैर है उसी तरह से फीमेल के पैर है। जिस तरह से हम लोग का सर है, बाल है, जो भी है, ईच एंड एवरीथिंग,
जो बॉडी के अंदर जितने सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं मेल और फीमेल के अंदर सिमिलरिटी, तो वो डिफरेंट ड्यू टू द दिस 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। एंड दिस क्रोमोसोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, कि मेल होगा कि फीमेल होगा, वो ये डिसाइड करेगा, एक्स एक्स फीमेल के अंदर और एक्स वाई, ठीक है। और बाकी जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? ये रिस्पॉन्सिबल होगा बॉडी के लिए। किसके लिए? बॉडी के लिए। ठीक है। जब एक छोटा बच्चा होता है तो क्या मैं इसको आइडेंटिफाई कर पाता हूं कि मेल है कि फीमेल? नहीं आइडेंटिफाई कर पाता। कभी कभी ऐसा लगता है जो लड़का रहता है वो लड़की की तरह लगता है अगर बाल बढ़ा लेता है तो, कभी कभी लड़की लड़के की तरह लगती है, या लड़का लड़की की तरह लगने लगता है। तो क्योंकि उस समय जो होता है, ये जो क्रोमोसोम्स है, ये डोमिनेट नहीं कर रहा होता है, ये डोमिनेट कर रहा होता है ये, इसीलिए दोनों का स्ट्रक्चर क्या रहता है? सेम रहता है, बेसिक स्ट्रक्चर रहता है दोनों का, मेल और फीमेल का, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और ये मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ क्या उसके मेल और फीमेल का डिटर्मिनेशन करते हैं, कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये कैसे जीन्स मतलब ये क्रोमोसोम्स कैसे ट्रांसफर हो गए? जैसे मान लो फीमेल के अंदर से एक्स क्रोमोसोम आया, क्या आया? एक्स क्रोमोसोम, और मेल के अंदर से भी एक्स क्रोमोसोम आया, ठीक है। तो अब देखिए ये एक्स एक्स दोनों क्रोमोसोम, अगर 2 आ गया इसका या फिर 2 इसका आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, मतलब वो कुछ अलग नेचर शो करने लगेगा फिर, ठीक है। तो वो नहीं है फिलहाल, ठीक है। एक्स एक्स है ना, तो एक्स एक्स किसमें होता है? फीमेल के अंदर, यानी कि जिसको न्यू बॉर्न बेबी होगा, न्यू बॉर्न बेबी, ये क्या होगी? फीमेल होगी, क्या होगी? ठीक है। अगर मान लो यहां से एक्स आया और यहां से वाई आया, ठीक है, तो क्या होगा? जो न्यू ठीक है मेल होगा, है ना, इस तरह से, ठीक है। अच्छा ये तो ऑटोसोम हो गया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलोसोम। क्या बोलते हैं? एलोसोम, ठीक है। ये अलग अलग होता है ना, ये क्या होता है? एलोसोम, ठीक है ना। तो 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम, दूसरा एलोसोम। ऑटोसोम क्या करता है? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, हाँ हाँ कॉमन रहता है दोनों में, ठीक है। ये कॉमन होते हैं 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉमन इन ह्यूमन बींग, ठीक है। बट one pair of chromosomes is different in human being. In male that is X or Y, and in female that is X comma X. So who is responsible for the सर जैसे इसमें 22 पेड़ होता है, इसमें 22 पेड़, जो न्यू बॉर्न पेड़ होगा तो उसमें से 11 जाएगा, इसमें 11 तब ना 22 होगा। नहीं ऐसा नहीं होता है भाई। सुनो, क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। कहाँ होता है? लेकिन नॉर्मल सेल से रिप्रोडक्शन नहीं होता है, रिप्रोडक्टिव सेल से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं ना, रिप्रोडक्टिव सेल, अगर स्पर्म की बात करते हैं, यही ना है भाई, और एक होता है ओवम, ठीक है।
तो स्पर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोजोम्स होते हैं। कितने क्रोमोजोम्स? 23 क्रोमोजोम्स। ओनली 23, पेयर में नहीं होते, सिंगल सिंगल होते हैं, ठीक है। और सिमिलरली ओवम के अंदर भी कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? 23 क्रोमो, ठीक है। अब देखो जब रिप्रोडक्शन होगा तो ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ रहता है? और ये भी कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस में फ्यूज होगा, तो फ्यूज होगा तो साथ साथ जाएंगे ना ये। तो कितने गए? 23 यहां से गए और 23 यहां से गए, तो कितने जाएंगे? 23 और प्लस 23 कितने जाएंगे? 46। ये जो 46 होंगे ना, तो ये 46 में कितने हो? 220 पेयर और प्लस 1 पेयर, ठीक है। 20 पेयर प्लस 1 पेयर, तो 20 पेयर तो सेम रहेगा। अब 1 पेयर में, 1 पेयर की अगर बात करते हैं, अगर ये XX है तो ये बच्चा कौन सा होगा? फीमेल। और 1 पेयर में अगर XY होगा तो क्या होगा? मेल है। ये वो नहीं होगा मतलब अलग कर रहा है, 23 होगा ना भाई। हाँ, ये वो नहीं होगा, नहीं ऐसा होगा ही नहीं। ट्रांसजेंडर वो ट्रांसजेंडर का केस अलग है, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेस्बियन क्या होता है, गे क्या होता है, ट्रांसजेंडर क्या होता है, सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप लोग सभी लोग। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसका एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी हम लोग और सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके अलावा। फिलहाल मैंने आप लोगों के सामने 4 पॉइंट डिस्कस किया है। पहला पॉइंट है ह्यूमन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन आफ्टर पुबर्टी सेट्स इन। चिल्ड्रेन between the ages of 11 years to 19 years are called adolescents। देखिए सबसे पहले मैं इसका मतलब बता देता हूं आप लोग को। चिल्ड्रंस बिटवीन द एजेस ऑफ 11 years to 19 years, ठीक है। जो भी बच्चे जिनका एज 11 years से लेकर के 19 years के बीच में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडोलसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडोलसेंट, ठीक है। सो 11 years से लेकर के 11 to 19 years, ये जो पीरियड ऑफ टाइम होता है इसको बोलते हैं एडोलसेंस पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? एडोलसेंस पीरियड ऑफ टाइम, या उसको बोलते हैं एडोलसेंस पीरियड। क्या बोलते हैं? एडोलसेंस पीरियड। समझ में आया बात? ठीक। अब यहां पर देखिए ह्यूमन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन आफ्टर पुबर्टी सेट्स। देखिए रिप्रोडक्शन के लिए देखिए हमारे भारत के अंदर, भारत में एक एज फिक्स किया गया है मैरिज के लिए, ठीक है। गर्ल्स के अंदर कितना है? गर्ल्स के लिए रखा गया उसको 18 इयर्स, और बॉयज के लिए रखा गया कितना? 21 इयर्स, ठीक है। फीमेल के लिए कितना है? 18 इयर्स, और मेल के लिए कितना है? 21 इयर्स, ठीक है। तो इस पीरियड के बाद जो ह्यूमन बीइंग है रेडी फॉर रिप्रोड्यूस हिज न्यू वंस, उसके लिए किसके लिए तैयार हो जाता है? अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने बाल बच्चे का जन्म देने के लिए वो कैपेबल हो जाता है। कब? जब फीमेल 18 इयर्स की है और मेल 21 इयर्स के हैं। अगर इससे पहले मैरिज करा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं बाल विवाह के रूप में जाना जाता है उसको, है ना, बाल विवाह, ठीक है। अर्ली मैरिज। तो अर्ली मैरिज जो होता है वो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है उसमें। क्यों? क्योंकि वो जो पर्सन होता है नहीं मेंटली और नहीं फिजिकली डेवलप होता है, ठीक है। नहीं वो मेंटली प्रिपेयर है और नहीं वो फिजिकली प्रिपेयर है। क्यों? क्योंकि उसकी जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन है वो पूरी कंप्लीटली रेडी नहीं है उसके बच्चे का जन्म देने के लिए। अगर उस समय ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम आएगी। अगर मान लो आप इसी एज में पढ़ रहे हो, आपकी इस एज में शादी हो गई और 2-3 साल बाद, 2 साल बाद बच्चे हो गए आपके, तो आप क्या क्या कर लोगे? बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ नौकरी करोगे, कहाँ कहाँ जॉब करोगे? और ये जो पीरियड होता है बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप लोग को पढ़ने की, लिखने की, है ना। तो इसलिए अर्ली मैरिज नहीं करना चाहिए। और
ये तो खैर आपके व्यवहारिक जीवन की बात हो गई, लेकिन बायोलॉजिकली भी सही नहीं है। बायोलॉजिकली क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो पूरी तरह से कंप्लीटली रेडी नहीं होता है, इसलिए पहले शादी नहीं करनी चाहिए। ये तो एज एक मिनिमम एज रखा गया है, बट लोग काफी ज्यादा इससे ज्यादा एज पे शादी करते हैं, क्योंकि ये एज भी बहुत ज्यादा जल्दी होता है ना। ये एज जो है हमारे समाज में इस एज में भी जल्दी होता है। तो अभी भी हमारे अच्छे घर में देखिएगा, है ना, जब किसी की मजबूरी नहीं है या फिर सो नॉर्मल जो मैरिज होता है वो इससे काफी एज, मतलब लड़की अगर हो गई 22-23 साल की, 22 to 23 ईयर्स, तो उसको लोग शादी करना चाहते हैं, ठीक है। और मेल 25-26 साल के ऊपर ही करते हैं, है ना। ये तो गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम एज रखा गया, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो पुबर्टी का जो सेट्स होता है, मतलब ये सेट पुबर्टी का है, ठीक है। इस पुबर्टी के बाद जो मेल और फीमेल होते हैं वो अपने बच्चे को रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी ब्रिंग अबाउट द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी ब्रिंग अबाउट ग्रोथ of the reproductive organ, hair growth at various places on the baby, on the body, breast develop in girls and facial hair, जैसे mustache, beard, है ना, appears in boys। अब सुनिए ध्यान से, देखिए जब पुबर्टी का एज होता है, पुबर्टी का एज मतलब दिस एज, अगर जो बच्चा इस एज में जाता है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रोथ डेवलपमेंट फास्ट होता है, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल, ठीक है। उसके बाद हेयर ग्रोथ वेरियस प्लेसेस पे आने लगते हैं, आर्मपिट में, प्यूबिक रीजन पे, आपके फेशियल हेयर आने लगते हैं, मूछ आने लगती है, दाढ़ी आने लगते हैं, है ना। ये सब डेवलपमेंट देखने को मिलता है कब? ये खासकर किस एज में होता है? 11 to 19 ईयर्स के बीच में होता है ये, ठीक है। उसके बाद वॉइस ऑफ द बॉयज बिकम हॉर्स एज वॉइस बॉक्स, मतलब उसमें क्या होता है, वॉइस बॉक्स हमारा इनलार्ज हो जाता है। तो जब वॉइस बॉक्स इनलार्ज हो जाएगा तो आवाज जो है ना थोड़ी फटी फटी आएंगी, मतलब काफी लाउड आवाज आएंगी, और मतलब वो एक तरह से डीप आवाज आएगी, है ना, मतलब पतला आवाज नहीं रहेगा। जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी वॉइस बॉक्स छोटी होती है, तो छोटी होती है तो उसके वोकल कॉर्ड भी छोटे छोटे होते हैं, तो वाइब्रेशन बहुत तेजी के साथ करते हैं, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी उसमें होती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण आपकी आवाज पतली आती है। लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं, पुबर्टी के एज में पहुंचते हैं, तो उसमें हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और भी बॉडी पार्ट्स के अलावा हमारा वॉइस बॉक्स भी बहुत ज्यादा इनलार्ज हो जाता है उस समय। तो उसमें देखते होंगे आप लोग कि बच्चे का जो मेल का जो वॉइस होता है वो चेंज हो जाता है बिल्कुल ही, ठीक है ना। मेल का और फीमेल दोनों का, मेल का थोड़ा सा क्या होता है, मोटा हो जाता है, और फीमेल का और थोड़ा सा पतला हो जाता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा और ज्यादा तेज आवाज होने लगती है फीमेल के भी, है ना। अब चाऊ चाऊ जो बोलने का वो है ना, मतलब ज्यादा लाउडली हो जाएगा वो, ठीक है। और आपके अंदर भी और तेज चिल्लाने की कैपेसिटी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आपका वॉइस बॉक्स बढ़ गया है। तो वॉइस बॉक्स बढ़ने के कारण वोकल कॉर्ड बढ़ गया है, और वोकल कॉर्ड बढ़ने के कारण आपकी आवाज में लाउडनेस आ गई है, ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको का जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो क्या बढ़ जाता है? लाउडनेस, है ना, लाउडनेस बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी एंड मेच्योरिटी ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। देखिए हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है, हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। क्या क्या रोल है? देखिए हमारे बॉडी के जो ग्रोथ होते हैं, चाहे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें या हमारे ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ की बात करें, तो वो सब हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे हेयर का बढ़ना, हमारे हेयर का मजबूत होना, हमारे हेयर का काला होना, ब्लैक होना, हमारी स्किन का फेयर होना, हमारी स्किन का ब्लैक होना, है ना, ये सारा का सारा बहुत सारा काम जो है वो हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होता है, ठीक है। तो हार्मोन्स अब देखिए, एक होता है रिप्रोडक्टिव हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हम लोग पढ़े हुए, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहां से प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस से। कहां से प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस। अगर वो हार्मोन्स अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, यू आर नॉट रेडी टू रिप्रोड्यूस हिज न्यू वंस, ठीक है। तो आप बाप नहीं बन सकते। उसी तरह फीमेल के अंदर भी होता है, ओवरी के अंदर 2 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होता है। बताएंगे आप लोग क्या क्या होता है? कौन कौन सा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन कहलाते हैं, और इस हार्मोन्स के कारण ही उसके अंदर एग्स बनते हैं, और एग्स रिलीज होते हैं वहां से। कहां से रिलीज होते हैं? ओवरी के अंदर से रिलीज होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन का संकेत है।
ठीक है, रिप्रोडक्शन होने का एक पॉजिटिव संकेत साइन है, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। हमारे बॉडी के लिए हार्मोन्स को बोला जाता है केमिकल मैसेंजर। क्या बोला जाता है? केमिकल मैसेंजर। और ये हार्मोन्स जो होते हैं हमारे बॉडी में कहां से निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। कहां से निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और डायरेक्ट कहां जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जहां ब्लड का बहाव है उसके अंदर मिल जाते हैं। क्योंकि ये ग्लैंड्स के पास, ये ग्लैंड के पास अपना कोई डक्ट नहीं होता है। डक्ट मतलब पाइप, ठीक है, पाइप नहीं होता है। वो पाइप के थ्रू नहीं जाते हैं, वो सीधे अपना सिक्रेशन कहां देते हैं? वेन्स को देते हैं, मतलब ब्लड के अंदर देते हैं, ठीक है। जिससे ब्लड में उनका हार्मोन्स मिल जाता है और वो टारगेट साइड पे जाता है, जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे चला जाता है। क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड तो चारों तरफ फैलता है, हमारे बॉडी में पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है ना भाई। तो ब्लड तो हमारे पूरी बॉडी में जाता है, लेकिन वो जहां जहां पे उसकी आवश्यकता है वो वहीं पे जाता है। कहां पे? टारगेट साइट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट है ये।